Hello students, welcome back to AS Tutorials. Today we are going to continue our third chapter from democratic politics, that is constitutional design. So students, अब तक इस चैप्टर में हमने पढ़ा है अबाउट द साउथ अफ्रीकन स्टोरी. हमने किसके बारे में पढ़ा है? वी हैव स्टडीड अबाउट द जर्नी ऑफ साउथ अफ्रीका. हमने देखा दैट कैसे साउथ अफ्रीका के अंदर अपार्थाइड सिस्टम चल रहा था. अपार्थाइड सिस्टम क्या था? व्हाट वाज अपार्थाइड सिस्टम? इट वाज द सिस्टम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन ब्लैक्स एंड वाइट्स. मतलब हमने देखा था दैट साउथ अफ्रीका के अंदर स्किन कलर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था एंड कैसे साउथ अफ्रीका के लोगों ने मिलकर उस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया. हमने देखा था दैट साउथ अफ्रीका में जो नेल्सन मंडेला है उनका नेम दिया हुआ है यहाँ पे, और उसके अलावा और भी बहुत सारे फाइटर्स थे. उन्होंने कैसे मिलकर साउथ अफ्रीका के अंदर से अपार्थाइड सिस्टम का एंड किया. साउथ अफ्रीका में जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, इस डिस्क्रिमिनेशन को वर्ल्ड ने भी अपोज किया था. एंड जो साउथ अफ्रीका के अंदर लोग हैं, जो ब्लैक्स है स्पेशली, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेशन किसके साथ हो रहा था? ये डिस्क्रिमिनेशन ब्लैक्स के साथ में हो रहा था. उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती थी, उनकी लाइफ सिक्योर्ड नहीं थी, और उनको जॉब्स प्रॉपर नहीं मिलते थे, उनको वाइट्स के एरिया में भी एंटर करना अलाउड नहीं था. सो हमने ऑलरेडी इस चैप्टर में देखा दैट कैसे यहाँ के लोगों ने मिलकर पार्टीज़ फॉर्म की एंड कैसे अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट फाइट किया. देन फिर हमने देखा था दैट फाइनली साउथ अफ्रीका के अंदर ये जो अपार्थाइड सिस्टम चल रहा था इसका एंड हुआ और साउथ अफ्रीका एक न्यू डायरेक्शन की तरफ बढ़ा. एक न्यू कंट्री इमर्ज हुआ जिस कंट्री के अंदर कोई भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं था. वी सॉ दैट अ न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका वॉज इमर्ज्ड, जहाँ पर ब्लैक्स को भी लीडरशिप करने का राइट मिल रहा था. ब्लैक्स एंड वाइट्स मिलकर कंट्री को गवर्न कर रहे थे. अपार्थाइड सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया था. सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी, सबकी लाइफ सिक्योर्ड थी. इस न्यू इमर्ज साउथ अफ्रीका का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बना था? नेल्सन मंडेला बने थे. कौन बने थे? नेल्सन मंडेला. हमने चैप्टर में देखा दैट नेल्सन मंडेला ने अपनी स्पीचेस के अंदर बताया था दैट पास्ट जो है हमें उस पर फोकस नहीं करना है, हमें एक ऐसी कंट्री बनानी है जहाँ पर ब्लैक्स और वाइट्स सब सिक्योर्ड रहे, जहाँ पर हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले. एंड इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कौन सा ऑब्जेक्टिव? द ऑब्जेक्टिव ऑफ लिविंग टुगेदर. कौन सा ऑब्जेक्टिव? एक साथ रहने का जो हमारा गोल था. क्योंकि अगर हमें अलग रहना है तो हम कैसे भी लड़ेंगे, झगड़ेंगे, सब कुछ, मतलब हम एडजस्टमेंट्स नहीं करेंगे. बट जब हमें साथ रहना होता है तब हम एडजस्टमेंट्स करते हैं. ठीक है. सो यहाँ पर नेल्सन मंडेला ने बताया दैट अब साउथ अफ्रीका जो है विल लिव टुगेदर. विल लिव टुगेदर का मतलब इस कंट्री में जो ब्लैक्स है, जो वाइट्स है, जो कलर्ड लोग हैं, वो सब एक साथ रहेंगे. एंड एक साथ रहने के लिए हमने क्या किया था? हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था. साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था. ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सेट ऑफ रिटर्न रूल्स एंड रेगुलेशन. कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? इट इज़ द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन. यहाँ पर सिटीजन्स के राइट्स के बारे में बताया हुआ होता है. सिटीज़न के कितने राइट्स हैं हमें वो बताते हैं. सिटीज़न की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट का क्या रोल है, गवर्नमेंट के पास कितने पावर्स हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमें कौन बताता है? कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ क्योंकि साउथ अफ्रीका के लोग एक साथ रहना चाहते थे, साउथ अफ्रीका के लोग पीस में रहना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया? इसीलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है अबाउट द राइट्स ऑफ द सिटीज़न. वो कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि कल को कभी भी उनके साथ में दोबारा से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. जो चीज़ें ब्लैक्स ने सफ़र की है, फ्यूचर में वो कभी भी दोबारा सफ़र नहीं करेंगे. दिस वॉज अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द साउथ अफ्रीका. फिर हमने रीजंस पढ़े थे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जो रीज़न हमने साउथ अफ्रीका के केस में पढ़े हैं, यहाँ पर वही सेम हमको दिए हुए हैं. कौन से रीजंस है? पहला,
कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? इट क्रिएट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द पीपल। जब रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए होते हैं तो लोग एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कर पाते हैं। लोगों के दिमाग में एक चीज़ सेट हो जाती है कि हमारे साथ में कुछ भी इनजस्टिस नहीं होगा, और अगर सपोज ऐसा कुछ हुआ तो हमें जस्टिस भी मिलेगा। फिर दूसरा क्या दिया हुआ है यहाँ पे, दैट इससे हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट के पास कितने पावर्स है। कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हमें क्या पता चलता है? अबाउट द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। 2 पॉइंट पढ़े हमने, पहला ट्रस्ट जनरेट करता है, दूसरा गवर्नमेंट के पास कितने पावर्स है उसके बारे में हमें पता चलता है, तीसरा सिटीजन्स के कितने राइट्स हैं हमें उसके बारे में पता चलता है कि गवर्नमेंट के पावर कहाँ तक लिमिटेड है, सिटीजन्स कौन से टॉपिक्स पर बोल सकते हैं, सिटीजन्स के कितने राइट्स हैं, इनके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? कॉन्स्टिट्यूशन से। एंड लास्टली कॉन्स्टिट्यूशन बताता है दैट जो लोग हैं वो एक बेटर कल की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब द पीपल ऑफ द कंट्री आर क्रिएटिंग द बेटर सोसाइटी। सो यहाँ तक हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था। हमने साउथ अफ्रीका की स्टोरी देखी और हमने देखा दैट हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए। अब हम देखेंगे अबाउट द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे साउथ अफ्रीका ने प्रॉब्लम सफ़र की, जैसे साउथ अफ्रीका के अंदर डिस्क्रिमिनेशन था, प्रॉब्लम्स थे, इन द सिमिलर मैनर हमारी कंट्री के अंदर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। फर्स्ट ऑफ ऑल 200 या मोर देन 200 ईयर्स तक हमारी कंट्री जो है वो कॉलोनाइज थी, मतलब ब्रिटिशर्स ने हमें कैप्चर करके रखा था। हम सब्जेक्ट्स थे, हम सिटीजन्स नहीं थे, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस हम सिटीजन में बने। देन उसके बाद इंडिपेंडेंस के साथ साथ में हमारी कंट्री ने पार्टीशन भी फेस किया था। सो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आए थे एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन, उन प्रॉब्लम्स को हमने कैसे ओवरकम किया और इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन की क्या ज़रूरत थी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लाइक साउथ अफ्रीका, India's constitution was also drawn up under difficult circumstances. The making of the constitution for a huge and diverse country like India was not an easy affair. At that time, the people of India were emerging from the status of subject to that of citizens. The country was born through a partition on the basis of religious differences. This was a traumatic experience for the people of India and Pakistan. यहाँ पे क्या बताया है दैट जैसे साउथ अफ्रीका के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस के अंदर बना था, सेम टाइप इंडिया में भी सेम सिचुएशंस थी। इंडिया के अंदर भी प्रॉब्लम्स थे एंड उन प्रॉब्लम्स के बीच ही हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। पहली चीज़, इंडिया बहुत डाइवर्स कंट्री था। साउथ अफ्रीका के अंदर तो 3 कैटेगरीज थी, ब्लैक, वाइट्स एंड कलर्ड, बट इंडिया के अंदर डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट कस्टम्स, डिफरेंट रिलीजन, इतने डिफरेंट लोग रहते थे। हमारी कंट्री में बहुत अलग लोग रहते थे। सो इतने डाइवर्स लोगों के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना इजी टास्क नहीं था, इट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। इसके साथ साथ में इंडिया के जो लोग हैं वो पहले सब्जेक्ट्स थे। क्या थे? दे वर दी सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स मतलब राजा की प्रजा थे। सिटीज़न का स्टेटस हमको अभी मिल रहा था। नाउ सब्जेक्ट्स एंड सिटीजन्स में डिफरेंस होता है। सब्जेक्ट्स के ज़्यादा राइट्स नहीं होते बट सिटीजन्स के बहुत राइट्स होते हैं। सो इंडिया के लोग सब्जेक्ट से किस में कन्वर्ट हो रहे थे? सिटीजन्स में, है ना। पहले हम राजपूत के सब्जेक्ट्स थे, फिर हम मुगल्स के सब्जेक्ट बने, फिर हम ब्रिटिशर्स के सब्जेक्ट बने। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियंस जो है उनको सिटीज़न बनने का अपॉर्चुनिटी मिला था। नेक्स्टली, जब हमें इंडिपेंडेंस मिला तो इंडिपेंडेंस के साथ साथ में पार्टीशन भी आया था। करेक्ट, हमने देखा ना 1947 में जब हमें इंडिपेंडेंस मिला, इंडिपेंडेंस के साथ साथ हमारी कंट्री को पार्टीशन भी फेस करना पड़ा था। और ये पार्टीशन किसके बेसिस पर हुआ था? ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। पार्टीशन किसके बेसिस पर हुआ था? इट वॉज डन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। एंड ये दोनों ही कंट्रीज़ के लिए, मतलब न्यूली बॉर्न पाकिस्तान एंड इंडिया, ये दोनों ही कंट्रीज़ के लिए इट वाज अ वेरी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस। मतलब बहुत
अप्स एंड डाउन्स वाला एक्सपीरियंस था, क्योंकि पार्टीशन के टाइम बहुत सारे लोगों के घर चले गए, बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ को भी सेक्रीफाइस किया, बहुत सारे लोग मारे गए। सो ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही लोगों के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। At least 10 lakh people were killed on both sides of the border in partition related violence. There was another problem. The British had left to the ruler of princely states to decide whether they want to merge with India or with Pakistan or remain independent. The merger of this princely state was a difficult and uncertain task. When the constitution was being written, the future of the country did not look as secure as it does today. The makers of the constitution had anxieties about the present and the future of the country. क्या बताया हुआ है यहाँ पे हमें इस पैराग्राफ में, दैट जब पार्टीशन हुआ था तो बहुत ज़्यादा मारपीट हुई थी, बहुत वायलेंस हुआ था, एंड उस वायलेंस में मोर देन 10 लाख लोगों ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया था। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो थे वो रेफ्यूजी बन गए थे, बहुत सारे लोगों के घर चले गए थे। सो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमने फेस की थी, ठीक है, ये पहला प्रॉब्लम था। इसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स को छोड़ दिया था, जो किंगडम्स थे उनको छोड़ दिया था। आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा रहेगा दैट कैसे प्रिंसली स्टेट्स को एक कंट्री में हमने बनाया। जूनागढ़, हैदराबाद, ये सब कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे जिनके साथ हमें बहुत प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी थी। सो ये भी एक नया चैलेंज था दैट उन प्रिंसली स्टेट्स को हमें स्टेट्स में कन्वर्ट करके अपनी कंट्री के अंदर लेकर आना था। नाउ जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे उन्हें बहुत सोचना पड़ रहा था, उन्हें बहुत स्ट्रेस था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन हम बना रहे हैं, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कंट्री के प्रेजेंट और हमारी कंट्री के फ्यूचर इनको सिक्योर कर सकता है या नहीं। आज कॉन्स्टिट्यूशन हमें जितना एक मजबूत डॉक्यूमेंट दिखता है, जिस टाइम पर ये बना था उस टाइम पर ये इतना ज़्यादा सिक्योर्ड या इसके लिए इतनी ज़्यादा श्योरिटी नहीं थी, बिकॉज दिस वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बात तो हम फर्स्ट टाइम फ्री हुए थे, हम फर्स्ट टाइम सिटीज़न बने थे, ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था। सो उस टाइम पर आज जितना हमें ये कंट्री सिक्योर्ड दिख रहा है, जब हमारा पार्टीशन हुआ, जब हमें इंडिपेंडेंस मिला, उस टाइम पर ये कंट्री इतना सिक्योर्ड नहीं था। जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे दे वर वेरी मच इन स्ट्रेस के ये कॉन्स्टिट्यूशन कितना काम करेगा, इसके अंदर कितने लूप होल्स होंगे, इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन मेकर कंटिन्यू स्ट्रेस में थे। द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन, अभी यहाँ पे पूरा हम लोगों को डिटेल दिया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया, इसमें क्या क्या रूल्स को इम्पोर्टेंस दिया गया था, इसका डिस्कशन कौन से बेसिस पर हुआ था। Despite all these difficulties, there was one big advantage for the makers of Indian Constitution. Unlike South Africa, they did not have to create a consensus about what democratic India should look like. Much of the consensus has evolved during the freedom struggle. Our national movement was not merely a struggle against a foreign rule. It was also the struggle to rejuvenate our country and to transform our society and politics. There were sharp differences of opinion within the freedom struggle about the path India should take after independence. Such differences exist even today, yet some basic ideas had come to be accepted by almost everyone. क्या दिया हुआ है यहाँ पे, दैट इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का टास्क साउथ अफ्रीका जैसा नहीं था, क्योंकि साउथ अफ्रीका में तो लोगों को ये भी नहीं पता था कि साउथ अफ्रीका का फ्यूचर कैसा होना चाहिए। गेटिंग साउथ अफ्रीका में द पीपल वेर नॉट श्योर, द गवर्नमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वेर नॉट श्योर कि एक डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका कैसा होगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो लोग ब्लैक्स जो है वो वाइट के डोमिनेंस से ही फाइट कर रहे थे, वाइट के रूल में ही फाइट कर रहे थे। तो उनको पता ही नहीं था कि जब ये सब चीज़ें सेट हो जाएगी, जब ये सब चीज़ें सॉल्व हो जाएगी, तब हमारा कंट्री कैसा होगा, ये उन्हें नहीं पता था। दे डिडंट हैड द आइडिया। वो बस क्या कर रहे थे, वो बस अपार्थाइड सिस्टम को ख़त्म करना चाहते थे। ख़त्म करने के बाद साउथ अफ्रीका कैसा होगा उसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा था। इसलिए साउथ अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो टास्क था वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था।
बट इंडिया के अंदर ऐसा नहीं था। इंडिया में जब हम लोग इंडिपेंडेंस के लिए फाइट कर रहे थे, उसके साथ साथ ही हमारे लीडर्स ने डिसाइड किया था कि एक इंडिपेंडेंट इंडिया कैसा दिखेगा। क्लियर, मतलब उनके दिमाग में बेसिक आइडियाज़ थे एंड इसलिए जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला तो उन्हें इतना ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा। गेटिंग, साउथ अफ्रीका का केस कैसा था, दैट साउथ अफ्रीका में वो लोग सिर्फ अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे। उसके बाद क्या होगा उसके बारे में उन लोगों ने सोचा ही नहीं था। बट इंडिया में जब हम लोग इंडिपेंडेंस के लिए फाइट कर रहे थे तो उसके साथ साथ ही हमारे लीडर्स ने देख लिया था कि इंडिपेंडेंट इंडिया कैसा होगा। क्लियर, समझा यहाँ तक? सो यहाँ पर अब क्या दिया हुआ है हमें कि जब हम लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो बहुत सारे लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस थे। इवन आज के टाइम पर भी बहुत डिफरेंट ओपिनियंस है एंड इतनी बड़ी कंट्री के हर लोगों को सेटिस्फाई करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ बेसिक आइडियाज़ थे जो कॉमन थे एंड उन बेसिक आइडियाज़ को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रखा। समझा? ये पैराग्राफ में हमने क्या देखा, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जितना डिफ़िकल्ट नहीं था। रीज़न, साउथ अफ्रीका ने सिर्फ अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट फाइट किया था। उन्होंने अपार्थाइड सिस्टम जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद कंट्री कैसी दिखेगी उसके बारे में उनके पास कोई पिक्चर नहीं था। इंडिया का केस कैसा था, दैट जब हम लोग अपार्थाइड सिस्टम जब हम लोग इंडिपेंडेंस के लिए फाइट कर रहे थे तभी हमने डिसाइड कर लिया था कि हमारा कंट्री फ्री होने के बाद कैसा होगा। ठीक है, As far back in 1928, Motilal Nehru and 8 other Congress leaders drafted a constitution for India. In 1931, the resolution at the Karachi session of the Indian National Congress dwelt on how independent India's constitution should look like. Both these documents were committed to the inclusion of universal adult franchise, right to freedom and equality, and to protect the right of minorities in the Constitution of Independent India. Thus, some basic values were accepted by all the leaders much before the Constituent Assembly met to deliberate on the Constitution. क्या बताया हुआ है यहाँ पे, दैट 1928 में ही, मतलब सोचो जब इंडिपेंडेंस मिला भी नहीं था हमें, उसी टाइम पर मोतीलाल नेहरू एंड और भी जो कांग्रेस लीडर्स थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर लिया था, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर लिया था। मतलब जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलेगा तो हम कौन से रूल्स को रखने वाले हैं वो बेस जो है वो बना लिया था। मतलब हम बोल सकते हैं कि एक रफ डॉक्यूमेंट 1928 के टाइम पर ही बन चुका था। नाउ जितने भी लोगों ने उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया था सब ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब राइट टू वोट, ये प्रिंसिपल को सब ने अडॉप्ट किया था। मतलब कोई भी पार्टी इसके अगेंस्ट नहीं थी, सब पार्टीज़ ने इसका सपोर्ट किया था दैट हम लोग कंट्री के हर सिटीज़न को वोटिंग राइट देने वाले हैं और सबका वोट इक्वल भी होगा। ठीक है, देन उसके बाद सबने इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ देने का डिसाइड किया था। माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करना है ये भी डिसाइड पहले ही हो चुका था। मतलब जब हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिला था उसके पहले ही इतने सब डिसीजंस जो है वो हम ले चुके थे। मतलब इंडिपेंडेंस मिलने के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो ये बेसिक आइडियाज़ को यूज़ करके ही कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था। क्या क्या बेसिक आइडियाज़, कि इक्वालिटी होगा, सबको वोटिंग राइट मिलेगा एंड माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट किया जाएगा। ये कुछ बेसिक आइडियाज़ हमने अपने फ्रीडम के पहले ही डिसाइड कर लिए थे। द फेमिलियरिटी with political institution of the colonial rule also help develop an agreement over the institutional design. The British rule had given voting right only to a few. On that basis, the British had introduced a weak legislature. Elections were held in 1937 to provincial legislature and ministries all over the British India. These were not fully democratic government,
but the experience gained by Indians in the working of the Legislative Institute proved to be very useful for the country in setting up its own institution and working in them. That is why the Indian Constitution adopted many institutional details and procedures from colonial laws like the Government of India Act 1935. क्या बताया हुआ है यहाँ पे, दैट इंडियंस ने जब ब्रिटिशर्स इलेक्शंस कंडक्ट करते थे, दो ब्रिटिशर्स सबको वोटिंग राइट नहीं देते थे, बहुत लिमिटेड लोगों को वोटिंग राइट मिलता था, तो इंडियंस ने उसके अंदर पार्टिसिपेट किया था एंड उसके अंदर पार्टिसिपेट करके उन्होंने एक्सपीरियंस गेन किया था. गेटिंग, मतलब अगर हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते तो हमें पता नहीं चलता कि इलेक्शंस कैसे कंडक्ट करना है, इंस्टीट्यूट्स कैसे बनते हैं, लॉ कैसे फ्रेम होंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हमें नहीं पता चलता. सो जब ब्रिटिश इलेक्शंस होते थे, मतलब जब ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में इलेक्शंस कंडक्ट करती थी, दो सबको वोटिंग राइट नहीं मिलता था, बट जितने लोगों को वोटिंग राइट मिलता था दे यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन इट, और वहाँ से जो उन्होंने एक्सपीरियंस गेन किया, उस एक्सपीरियंस को उन्होंने कहाँ पर यूज़ किया, उस एक्सपीरियंस को उन्होंने अपनी कंट्री के इलेक्शंस के लिए, अपनी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए यूज़ किया. गेटिंग, मतलब सपोज कुछ लीडर्स थे जो लोग पार्टिसिपेट करते थे, उनको एक्सपीरियंस मिला, एंड जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, जब इंडिया को फ्रीडम मिली, तो उस एक्सपीरियंस को यूज़ करके उन्होंने लॉ मेकिंग का काम किया, मतलब लॉ फॉर्मेशन, लेजिस्लेचर का वर्क उन लोगों ने उस एक्सपीरियंस के बेसिस पर किया था. Years of thinking and deliberation on framework of the constitution had another benefit. Our leaders gained confidence to learn from other countries, but on our own terms. Many of our leaders were inspired by the ideals of French Revolution, the practice of parliamentary democracy in Britain, and the Bill of Rights in US. The Socialist Revolution in Russia had inspired many Indians to think of shaping a system based on social and economic equality. Yet they were not simply intimidating what others has done. At each step they were questioning whether this thing suit our country. All these factors contributed to making of our constitution. क्या बताया हुआ है यहाँ पे, दैट हमारी कंट्री के लोगों ने ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया था. गेटिंग, मतलब बिना कुछ सोचे समझे हमारी कंट्री के लीडर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया था. हमारी कंट्री के लीडर्स ने डिफरेंट कंट्री के जो आइडियाज़ थे, उनके यहाँ जो प्रैक्टिस चल रही थी, उससे इंस्पायर होकर अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया था. हमने किसी को कॉपी नहीं किया था. गेटिंग, सब कंट्रीज़ में अलग अलग प्रैक्टिसेस चल रही थी, हमने उनके बारे में स्टडी किया. फ्रेंच रिवोल्यूशन से हमने चीज़ें स्टडी की, देन अमेरिका में जो राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, उसको हमने स्टडी किया, एंड उन सब के पॉजिटिव पॉइंट्स को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूड किया. मतलब ये सब चीज़ें थी, हमारे लीडर्स ने किसी को कॉपी नहीं किया, बट हमने बहुत सारी कंट्री के मॉडल्स को देखा, उनके मॉडल्स को स्टडी किया, एंड देन उसके बाद हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. मतलब ऐसा हमने देखा कि अमेरिका में कौन सा मॉडल है, उसके क्या पॉजिटिव है, उसके क्या नेगेटिव पॉइंट्स है. फ्रेंच में जो रिवोल्यूशन हुआ है, उसके पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव्स क्या है. देन रशिया के अंदर जो इक्वालिटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स क्या है. उन सब पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स को स्टडी करने के बाद हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया. ठीक है, अब हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे. ये तो हमने खाली देखा कि कैसे, किन चीज़ों से इंस्पायर होकर हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था हमने. अब हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे दैट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम किसने किया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किया था. सो वी विल सी दैट कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन लोग थे और कैसे उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनलाइज किया. ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स.